हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2020 के पेपर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2, जिसमें स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है नई चीज़ें बनाना, उपयोगिता पैदा करना या बढ़ाना, भूमि पर फसल उगाना, वस्तुओं का निर्माण करना। तो अर्थशास्त्र में जो उत्पादन का अर्थ होता है वो होता है उपयोगिता पैदा करना या फिर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। उन फर्मों को एक उद्योग समूहों में सम्मिलित किया जाता है। पहला, जो एक सा कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं, जिनमें उत्पादन प्रक्रिया समान हो, जो बिजली का प्रयोग करते हैं, जिनके उत्पादन एक दूसरे से स्थानापन्न हो। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, जिनके उत्पादन एक दूसरे से स्थानापन्न हो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। किसी वस्तु की संतुष्टि स्तर पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो उनकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? वह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये हम काम करते हैं 53 जो है आप लोग को दे देते हैं होमवर्क। आप क्या करिएगा, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54। उपभोग की परिभाषा इस प्रकार है। पहला ऑप्शन किसी वस्तु का नष्ट होना, सेकंड ऑप्शन किसी वस्तु की उपयोगिता का नष्ट होना, थर्ड ऑप्शन किसी वस्तु में प्रयोग द्वारा भौतिक परिवर्तन आना, फोर्थ ऑप्शन मानव की संतुष्टि। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु में प्रयोग द्वारा भौतिक परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्न में से कौन सा अभौतिक पदार्थ है? अभौतिक पदार्थ का मतलब समझे। अभौतिक पदार्थ का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग अभौतिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे फर्नीचर, पहला फर्नीचर को तो हम लोग देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। पंखा, इसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। व्यावसायिक ख्याति, ख्याति को हम लोग ना देख सकते ना छू सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इनटेंजिबल एसेट्स होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चौथा ऑप्शन है स्वर्ण एवं रजत। तो सोना और चांदी को तो हम लोग देख ही सकते हैं और छू भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। किसी देश की आर्थिक प्रगति का पता किस बात से चलता है? देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, किसी एक वर्ष में उत्पादन पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड कार्मिकों की संख्या में वृद्धि, देश में कीमत स्तर में आम गिरावट। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए, देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 57। कुल उपयोगिता का आशय है। पहला ऑप्शन किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई इकाइयों की संख्या में, सेकेंड ऑप्शन एक और इकाई का उपभोग करने से व्यक्ति को मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि से, सी ऑप्शन वस्तुओं की उपयोगिता से, डी ऑप्शन उपभोग की गई सब इकाइयों की उपभोक्ता के योग से। तो कुल उपयोगिता का मतलब ये होता है कि जितने भी हम इकाइयाँ उपभोग कर रहे हैं उन सब की उपयोगिता का टोटल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। अर्थशास्त्र को कला एवं विज्ञान बताने वाले अर्थशास्त्री का क्या नाम है? प्रोफेसर पिगो, प्रोफेसर रॉबिन्स, चैपमैन, प्रोफेसर बोल्डिंग। तो आपको उससे क्या पूछा गया है कि अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान जो बताए थे तो उन अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो चैपमैन बताए थे। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा 2020 का पेपर, सेट पेपर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है कि अधिकतम व स्थिर होती है? तो जब भी सीमांत उपयोगिता देखिए धनात्मक जब होगा तो कुल उपयोगिता बढ़ेगा। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम स्थिति पर होता है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60। वस्तु में प्रथा तभी ठीक प्रकार से काम कर सकती है जब कुछ शर्तें पूरी हो। उनमें से एक शर्त क्या है ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है लोगों को वस्तुओं के मूल्य के संबंध में ठीक ज्ञान हो, सेकेंड ऑप्शन समाज पूर्णतः विकसित हो, थर्ड ऑप्शन समाज की आवश्यकताएं सीमित हो, चौथा ऑप्शन मांग और पूर्ति समान हो। तो जब समाज की आवश्यकताएं सीमित होगा तो यही एक कंडीशन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसे धन नहीं कहा जा सकता? बड़े शहर में रेत अर्थात बालू ये धन है, घरेलू नौकर की सेवाएं ये धन नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 61 का? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। समाजवादी और साम्यवादी
माने समाजवादी और साम्यवादी के अनुसार हम लोग पूंजी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन में क्या बोला गया? उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले धन को। सेकंड ऑप्शन बोला गया उत्पादन के निष्क्रिय साधन को। थर्ड ऑप्शन में संचित श्रम को पूंजी कहते हैं, या फिर अनर्जित आय को पूंजी कहते हैं। तो हमसे ये क्या पूछा गया कि समाजवादी और साम्यवादी के अनुसार पूंजी किसे कहेंगे? तो अनर्जित आय को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भूमि मनुष्य के लिए प्रकृति का दिया हुआ निःशुल्क उपहार है, सशुल्क उपहार है, दोनों प्रकार का तत्व सम्मिलित है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भूमि जो है मनुष्य के लिए प्रकृति का दिया हुआ निःशुल्क उपहार है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि किया जा सकता है? तो ज़रा बताइए क्या होगा इसका? 64 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसकी मद से बचत को निवेश के बराबर किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, बैंक के क्रियाकलाप, सरकारी नीति कि ब्याज की दरों में परिवर्तन? तो ब्याज की दरों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी एक निश्चित भूखंड पर अधिक पूंजी और अधिक श्रम लगाए जाए तो इस प्रकार की खेती को कहते हैं गहन खेती, विस्तृत खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती? तो ऐसी खेती को गहन खेती कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, कुल उपयोगिता वक्र सदैव नीचे गिरता है, सदैव ऊपर उठता है, पहले ऊपर चढ़ता है बाद में नीचे गिरता है, आधार के समानांतर होता है? तो अभी हम आप लोग को बताए भी थे कि जो कुल उपयोगिता होता है, ध्यान समझिएगा, अर्थात जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, और जैसे ही सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है कुल उपयोगिता मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुकी रहती है, और जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी धीरे धीरे नीचे गिरती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कुल उपयोगिता पहले ऊपर चढ़ता है और बाद में नीचे गिरता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, साझेदारों का दायित्व विधान द्वारा होता है सीमित, असीमित, अवैध, इनमें से कोई नहीं? तो साझेदारों का जो दायित्व होता है वो विधान के द्वारा अर्थात कानून के द्वारा असीमित होता है, लेकिन अगर हम एलएलपी बना लें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर बना लें, पार्टनरशिप बना लें 2008 के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो लाइबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? उस समय हमारी जो लाइबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी, अर्थात सीमित हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे? साझेदारों का दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असीमित। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कोई भी साझेदार हित का हस्तांतरण बिना अनुमति के कर सकता है, नहीं कर सकता है, हस्तांतरण नहीं होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका? नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यदि किसी व्यक्ति को देश से निकाल दिया जाए और व्यक्ति के साथ संविदा किया जाए तो वह संविदा होगी। जब भी किसी व्यक्ति को देश निकाल दिया जाता है और उसके बाद अगर उसके साथ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वाइड करते हैं, अर्थात अवैध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, संयुक्त पारिवारिक संस्था के प्रबंधक का दायित्व होता है? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि संयुक्त पारिवारिक संस्था का जो प्रबंधक होता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात जो संयुक्त पारिवारिक संस्था का देख रेख करता है, सबका एक जो देख रेख करने वाला है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं, और कर्ता का जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता कि संयुक्त पारिवारिक संस्था के प्रबंधक को छोड़कर सबका दायित्व कैसा होता है, तो सबका दायित्व सीमित होता है, केवल और केवल प्रबंधक अर्थात कर्ता का ही दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, देश के अंदर किए जाने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछ दिया? देश के अंदर किए जाने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? देशी व्यापार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किए जाने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो व्यापार किया जाता है उसको आयात व्यापार कहेंगे, कि विदेशी व्यापार, कि निर्यात व्यापार, कि थोक व्यापार? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो व्यापार होता है उसको हम लोग विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है ना। और इस विदेशी व्यापार के अंतर्गत हमारा दो व्यापार होता है, एक तो हमारा होता है इम्पोर्ट मतलब आयात, और दूसरा हमारा होता है एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात व्यापार। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है समझिएगा, जब भी हम लोग दूसरे कंट्री से माल खरीद के लाते हैं, दूसरे कंट्री से दूसरे देश से माल खरीद के लाएंगे तो उसको हम लोग इम्पोर्ट बोलेंगे, और जब हम लोग अपने देश का माल दूसरे देश में भेजते हैं अर्थात दूसरे देश को सेल करते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट कहेंगे। तो
तो अपने देश में माल अगर खरीद के लाएंगे दूसरे देश से तो उसको इम्पोर्ट बोलेंगे, अर्थात आयात व्यापार। और अपने देश का माल अगर हम दूसरे देश को बेचेंगे तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट अर्थात निर्यात व्यापार बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विदेश से अपने देश में आने वाले माल को क्या कहेंगे? आयात व्यापार, क्योंकि अभी समझाए थे जब भी विदेश से हम लोग अपने देश के लिए माल खरीदते हैं तो उसको हम लोग इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, जब अपने देश से माल विदेशों में भेजे जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? निर्यात व्यापार। 75 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जब एक ही देश के समुद्र तटीय नगरों में जल मार्गों द्वारा व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं? समुद्र तटीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, प्रांतीय व्यापार, अंतर प्रांतीय व्यापार। तो उसको हम लोग कहते हैं समुद्र तटीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 77, ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व तथा प्रबंध एक ही व्यक्ति के कंधों पर होता है क्या कहलाता है? जब भी स्वामित्व तथा प्रबंध एक ही व्यक्ति के कंधों पर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एकाकी व्यापार। और एकाकी व्यापार का जो लाभ हानि लेगा वो कौन लेगा? जो उसका प्रोप्राइटर होगा अर्थात जो उसका मालिक होगा उसी को बियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला है? एकाकी व्यापार में लाभ हानि उत्तरदायित्व किस पर होता है? प्रबंधक एवं साक्षी पर, संयुक्त हिंदू परिवारों पर, केवल एकाकी व्यवसायी पर कि साझेदारों पर? तो किस पर होता है? केवल और केवल एकाकी व्यवसायी पर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एकल व्यापारी का दायित्व होता है असीमित होता है, क्योंकि एकल व्यापारी का जो विशेषता होता है उसमें बताया गया है कि जो भी हमारा सोल ट्रेडर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 80, कंपनी एक व्यक्ति है, अवैध, विशेष, सामान्य, कृत्रिम। तो कंपनी का जब आप डिफिनेशन या फिर उसका विशेषता पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया है कि कंपनी जो है विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 क्या लिखा है? जब क्रेता माल का मूल्य निर्धारित तिथि पर चुका देता है तो उसे कौन सी छूट प्राप्त होती है? जब भी क्रेता माल का मूल्य निर्धारित तिथि के अंदर या फिर निर्धारित तिथि पर चुका देगा तो व्यापारी के द्वारा उसे जो छूट दी जाती है उसे हम लोग नगद छूट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 82 पढ़िए क्या लिखा है? पत्रों को सुरक्षित रखने की कला को क्या कहते हैं? तो फाइलिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, व्यावसायिक संगठन वर्तमान व्यवसाय की है, वांछनीय, अनिवार्यता, आवश्यकता, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक संगठन जो है वर्तमान व्यवसाय की अनिवार्यता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 पढ़िए क्या लिखा है? व्यवसाय और पेशे में अंतर होता है कि अंतर नहीं होता है, कि गैर कानूनी तत्व होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसाय और पेशे में क्या होता है? अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, एक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व होता है। तो कंपनी में जो लोग शेयर खरीदते हैं, अंश खरीदते हैं, उसको हम लोग अंशधारी कहते हैं। और अंशधारी का जो दायित्व होता है वो केवल जितना भी शेयर खरीदे रहते हैं उस शेयर के फेस वैल्यू के बराबर ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं मांगा जा सकता उस व्यक्ति से। तो इसीलिए कंपनी के अंशधारियों का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, साझेदारी संलेख है, साझेदारी प्रश्नविधा की प्रमुख धाराओं का सम्मिश्रण, साझेदारी स्थापना का मौखिक एवं लिखित प्रलेख, साझेदारी व्यवसाय की आदर्श सूची, उपयुक्त सभी। तो साझेदारी संलेख की तीनों विशेषताएं, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, प्रविवरण से क्या से? तो प्रविवरण इसलिए जारी किया जाता है जिससे हमें अंश और ऋण पत्र के लिए आमंत्रण पत्र प्राप्त हो सके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। तो पढ़िए ऑप्शन क्या लिखा है? पहला ऑप्शन, अंश आमंत्रित करने का विवरण पत्र, ऋण आमंत्रित करने का विवरण पत्र, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो अंश पूंजी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। और 2 प्रकार वो कौन कौन से पता है आपको? पहला जो होता है वो हमारा होता है इक्विटी शेयर अर्थात समता अंश। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना, पी लिखा है, प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। तो ये 2 तरह के अंश होते हैं, पहला समता अंश और दूसरा हमारा होता है पूर्वाधिकार अंश। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, जब किसी पत्र मुद्रा के पीछे 100% मूल्य का सोना चांदी सुरक्षित कोष में रखे जाते हैं तो उसे कहते हैं परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। तो इसको बोलते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। अर्थात जब भी किसी भी पत्र मुद्रा के पीछे 100% का
मूल्य का सोना चांदी सुरक्षित कोष में रखे जाते हैं तो उसे हम लोग प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा निर्धन देशों के लिए होती है। अभी आपको बताएं कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का मतलब क्या है कि जब भी पत्र मुद्रा निर्गमन से पहले हमें 100% कोष रखना पड़ता है सोने का चांदी का, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा जो होती है वो निर्धन देशों के लिए क्या हो जाएगी, अव्यवहारिक, क्योंकि गरीब देशों के पास उतने सारे तो कोष रख के नोट छाप नहीं सकती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अव्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के निर्गमन से किसका भय रहता है। चारों ऑप्शन पढ़िए, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। ये भी हम सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 जो है आप लोग को होमवर्क दे दें जिससे आप बता सकें कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए 91 भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 92, पत्र मुद्रा होती है, पेपर मनी इज मेड ऑफ, नाम ही से पता चल रहा है पत्र मुद्रा अर्थात पेपर मनी किससे होती है, पेपर से होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, जब देश में आवश्यकता से कम मुद्रा चलन में रह जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं मुद्रा प्रसार, मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा संकुचन, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थितियों को मुद्रा संकुचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, विनिमय किसे कहते हैं, स्वामित्व के दो ऐच्छिक हस्तांतरण, ठीक है, तो विनिमय की ये तो विशेषता है। दूसरा ऑप्शन, कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं का हस्तांतरण, ये भी उसकी विशेषता है। दो पक्षों के बीच होने वाली वस्तुओं सेवाओं के अदल बदल की प्रक्रिया को, ये भी विशेषता है। तो विनिमय की ये तीनों विशेषता है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का कौन सा कार्य है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में जो मुद्रा कार्य होता है वो प्राथमिक कार्य होता है। आपको पता है मुद्रा के यही चार कार्य हैं। पहला प्राथमिक कार्य, गौण कार्य अर्थात गौण कार्य को सहायक कार्य भी कहा जाता है, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मुद्रा के कितने कार्य हैं तो आप क्या टिक करेंगे, चार कार्य, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, आकस्मिक कार्य, अन्य कार्य। अब प्राथमिक कार्य में पूछ दिया जाए कि प्राथमिक कार्य में कितने कार्य आते हैं, तो दो कार्य आते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो होता है विनिमय का माध्यम, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या आता है, मूल्य का मापक, ठीक है। तो मुद्रा की प्राथमिक कार्य में पहला नंबर आएगा विनिमय का माध्यम और दूसरा आएगा मूल्य का मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, मुद्रा वह है जिसे प्राप्त है मान्यता, सर्वग्राह्यता, वैधानिकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया। देखिए अभी बताया भी था आपको, पूछ भी दिया यहाँ पे। तो मुद्रा के कार्य को कितने भागों में बांटा गया, बताइए, चार भागों में। क्वेश्चन नंबर 98, बैंक दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय किया जाता है। तो बैंक दर जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में फिर से शुरू हुआ। तो समझिएगा, सबसे पहले ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसे 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। अब वो भी समझिएगा आगे, गोरेवाल समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बैंकिंग नियंत्रित है भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्रालय। तो भारत में जो बैंकिंग नियंत्रण होता है वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है ना। बैंकों पर कंट्रोलिंग पावर किसकी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इस तरह से आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2020 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। धन्यवाद।